तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कहानी का आनंद अच्छे से ले रहे होंगे। और जो YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम वीडियो अपलोड करें तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच। और वीडियो को पूरा अवश्य सुनें, जिससे हमारा वॉच टाइम भी बढ़ेगा और हमारा वीडियो ट्रेडिंग में भी जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें वीडियो डालने में मोटिवेशन मिले। तो चलिए की तरफ चलते हैं और कहानी का आनंद साथ में लेते हैं, जिस कहानी का नाम है बाजारी लड़की वैश्या से प्यार। 51 आई विल लूज माई कंट्रोल। अति मुस्कुराते हुए मॉल से बाहर ही आ रही थी कि उसे सामने एक शख्स आता दिखाई दिया। अनजाने में वो शख्स उससे ही टकरा गया। उसे देखकर ही अति के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन शायद वो शख्स उसे अच्छे से पहचान नहीं पाया था। वो शख्स और कोई नहीं, नवीन जोशी था। वही नवीन जोशी जिसके पास अति को कालिंदी के कोठे में पहली बार 50 लाख रुपए में बेचा गया था। वो शख्स संभलता उससे पहले ही जश्न अति के पीछे पीछे आया और उसे यूं सुन्न खड़ी देखकर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी डॉल, घर चले अब या पड़ोस वाला शॉपिंग मॉल भी चाहिए आपको। उसे अपने करीब महसूस कर अति ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और उसकी पीठ पर अपनी बाहें कस दी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और डर में ये भी नहीं समझ पाई कि नवीन जोशी तो उसे पहचानता ही नहीं, क्योंकि उस दिन उसका चेहरा घूंघट में था। लेकिन जश्न की आवाज और उसकी पीठ देखकर नवीन जोशी उसे पहचान गया था, और उसके साथ एक लड़की, और वो भी उस उम्र और उस कद काठी की ही देखकर उसे शक हो गया था। और अपना शक पूरा करने के इरादे से वो एक बार पीछे की तरफ घूम गया ताकि जश्न की नजरों में ना आए और खुद उन्हें देख सके। जश्न ने अभी तक नवीन को नहीं देखा था, इसलिए उसे अति के इस बर्ताव की समझ नहीं आई। लेकिन फिर उसकी बेबी डॉल उसकी तरह ही कब क्या कर दे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए वो उसे यूं ही बाहों में लिए खड़ा रहा। बेबी डॉल, अगर ऐसे यूं ही मुझसे लिपटी रहोगी तो आई विल लूज माई कंट्रोल। और फिर जब तक पूरी तरह तुम्हारे होंठों का रस पी ना लूं चैन नहीं आता। जश्न ने कहा तो अति ने उससे अलग होकर उसकी तरफ देखा। उसके सीने से लगकर ही उसका सारा डर भाग चुका था। उसकी आंखों में शर्म और गालों पर हया की लाली ही सब कुछ बोल गई। उसे तो कुछ वो बस एक बार फिर से उसके सीने से लग गई, लेकिन इसी बीच नवीन जोशी की नजरें अति के चेहरे पर टिक गई थी और उसे देखते ही एक बार फिर उसकी आंखों में हवस भरने लगी थी। वो बेशर्मी से मुस्कुराया। ओ तो जश्न सिंह शेखावत कोठे वाली पर फिदा हो गया। पर कसूर उसका भी नहीं। जब खूबसूरती ऐसी हो तो कोई भी दीवाना हो जाए। उस दिन तो तुम इस लड़की को मुझसे बचा कर ले गए, लेकिन अब इसे देखने के बाद तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। इस लड़की को अब किसी कोठे की वेश्या नहीं, मैं अपनी रखेल बनाकर रखूंगा। और तुम्हें बताऊंगा कि हर जगह पर जश्न सिंह शेखावत की हुकूमत नहीं चलती। अंडस्को बेबी डॉल गोद में उठाकर ले चलूं, जश्न ने कहा तो अति एक बार फिर से उससे अलग हुई और फिर मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। उसे यूं मुंह बनाकर जाते देख जश्न बड़बड़ाया, लगता है मेरी बेबी डॉल का दिमाग कभी कभी सरक जाता है। और फिर उसके पीछे पीछे बाहर आया। ड्राइवर गाड़ी लेकर तैयार खड़ा था। दोनों गाड़ी में बैठे और शेखावत मैंशन के लिए निकल गए। अति पूरे रास्ते मुंह बनाकर बैठी रही। जश्न ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे उसका रूठना भी अच्छा लग रहा था। गाड़ी शेखावत मैंशन पहुंची तो अति जल्दी से घर के अंदर भाग गई, जबकि जश्न किसी से फोन पर बात कर रहा था। घर के अंदर आकर जैसे ही अति अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसे मनीषा और रागिनी जी हाल में बैठी दिखाई दी, जो घूरते हुए उसे ही देख रही थी। तभी एक नौकर आया और उनके आगे फ्रूट सलाद रखकर चला गया। लेकिन वो दोनों उसमें से फ्रूट उठाकर खाती उससे पहले ही अति ने वो प्लेट उठाकर अपने हाथों में ले ली और फिर फोक के साथ एप्पल खाते हुए बोली, कोई किसी को बेशक दुनिया जहां खरीद कर दे दे, लेकिन प्यार की बराबरी नहीं हो सकती। जो किसी और को मिल रहा है वो मुझे चाहिए ही नहीं, और जो मुझे मिलता है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। रागिनी और मनीषा दोनों ही उसकी हरकत देखकर और उसकी बातें सुनकर उसे गुस्से से देख रही थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न अंदर आ गया, जिससे उन्हें अपने गुस्से को पीना पड़ा। अति भी उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। जश्न भी अपने कमरे में आया, जहां नियति गुस्से में आग बबूला होते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। उसे लग रहा था कि जश्न जब कमरे में आएगा तो उसे गुस्सा देखकर उसे मनाने की कोशिश करेगा और तब वो उस पर अपना हक जताते हुए उससे अति को यहां से निकालने की बात करेगी। लेकिन जब जश्न कमरे में आकर भी बिना उसकी तरफ देखे कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में घुस गया तो उसके सारे ख्वाब ख्वाब बनकर ही रह गए। वो फिर भी खुद को शांत रखकर उसका बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करती रही, लेकिन जब जश्न बाहर भी आया तो बिना उससे बात किए ही डिनर करने के लिए नीचे आ गया। अति भी उसी वक्त नीचे आ रही थी। आज फिर मनीषा जश्न के बैठने के बाद जल्दी से उसके पास बैठने को हुई, लेकिन उसी वक्त अति ने कुर्सी पीछे खींच ली, जिससे मनीषा नीचे फर्श पर जाकर गिरी। उसे गिरते देख रागिनी जी की अचानक से हंसी निकल गई। कितना नीचे गिरेगी आप, अति ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही थी। जश्न अभी भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी बेबी डॉल की हरकतों पर उसे हंसी आ रही थी। नियति भी उसी वक्त वहां आई और मनीषा को यूं नीचे जमीन पर गिरे हुए देख अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सबको यूं खुद पर हंसते देख मनीषा गुस्से से तिलमिला उठी और अति की तरफ पलटकर उसे गुस्से में कुछ कहने को हुई, लेकिन उसी वक्त जश्न की आवाज वहां गूंजी, जिसे खाना खाना है वो आराम से बैठ जाए और जिसे बैठने में दिक्कत है वो अपने कमरे में चला जाए, खाना उसके कमरे में ही भेज दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर मनीषा और ज्यादा खींच गई और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नियति वहां बैठने को हुई, उसी वक्त अति ने मुस्कुराते हुए जश्न की तरफ देखा और बोली, कितना मजा आया था ना मॉल में, पर अफसोस आपने मुझे शॉपिंग नहीं करने दी। बस यूं ही तंग करते रहे। उसने जिस तरह से तंग करते रहे कहा, नियति का मुंह एक बार फिर से उतर गया और वो चेयर पर बैठ ही ना सकी।
वो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ गई लेकिन धीमे धीमे कदमों से चलने लगी ताकि जश्न उसे रोक ले, लेकिन उसके 2-3 कदम आगे बढ़ाने पर भी जश्न ने उसे नहीं रोका। पर अचानक से रागिनी जी ने उसे रोका और बोली, रुको नियति बेटा, मुझे तुम सबसे कोई जरूरी बात करनी है, पहले हमारी बात सुन लो। उनकी बात सुनकर जश्न ने भी सवालिया नजरों से उन्हें देखा। उसकी नजर अपने ऊपर पाकर रागिनी जी आगे बोली, कल हम सबको कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर जाना है। ये पूजा हर साल हमारे घर का दंपति जोड़ा करता है, तो कल भी ये पूजा जश्न तुम्हें और नियति तुम्हें करनी है। उन्होंने जश्न और नियति को बारी बारी से देखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नियति की आंखों में तो चमक आ गई। वही जश्न को तो अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अति का चेहरा हल्का सा उतर गया था। सुबह जल्दी ही जाना है और उम्मीद करती हूँ कि इस घर की बड़ी होने के नाते मेरी इतनी बात तो तुम दोनों मान ही लोगे, रागिनी जी ने कहा। तो नियति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अति की तरफ पलट कर देखा और फिर चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए मन ही मन बोली, मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो ना, अब तुम कल देखना ऐसी आग लगाऊंगी कि तुम पूरी की पूरी जलकर राख हो जाओगी। अति का भी अब खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। कहाँ तो इस बात से खुश थी कि कल जिन दो चुड़ैलों ने जश्न के पास बैठकर उसे जलाया था, आज उसने उन दोनों को उसके पास फटकने भी नहीं दिया। पर जश्न और नियति दोनों एक कपल है, इस सोच ने ही उसे एक बार फिर उदासी के कुएं में धकेल दिया था। वो भी उठने को हुई, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सिर ना में हिलाकर उठने से इनकार किया और बोला, खाना खाओ, कल जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। उसके इस तरह कहने से अति को एक राहत सी मिली। उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाने लगी, पर अंदर ही अंदर उसे ये सोच खा रही थी कि अब कल क्या होगा। 52 शिकार करूंगा। खाना खाने के बाद अति अपने कमरे में आ गई, जबकि जश्न अपने कमरे में चला गया। अब नियति भी उसका इंतजार नहीं कर रही थी, क्योंकि उसने अपने दिमाग में कल के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। अब उसे जश्न से कोई जवाब नहीं चाहिए था, बल्कि सीधा अति को ही अपना जवाब देना था। जश्न भी आया और चुपचाप उसकी बगल में लेट गया। उसके सोने के थोड़ी देर बाद नियति उठी और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद जश्न ने अपनी आंखें खोली और उसी कांच वाली दीवार को दरवाजे की तरह खोलते हुए अति के कमरे में आया। लेकिन कमरे में आते ही सामने बिस्तर की तरफ देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि बिस्तर पर अति थी ही नहीं। उसने नजरें घुमाई तो देखा सामने अति दीवार से लगकर हाथ बांधे उसकी तरफ ही देख रही थी, जैसे कब से उसका ही इंतजार कर रही हो। तो जनाब जादूगर नहीं चालबाज है, अति ने उसको देखकर व्यंग से कहा। क्या करूं, अपनी बीवी से मिलने के लिए थोड़ी बहुत चालबाजी करनी पड़ती है, जश्न भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। उसका उसे अपनी बीवी कहना हमेशा अति के दिल की तारे छेड़ जाता था। उसे अच्छा लगता था जब जश्न उन दोनों के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते का नाम दे देता था, लेकिन अगले ही पल उसके जेहन में नियति का नाम कौंध जाता और उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट और दिल की सारी खुशी गायब हो जाती। तो जाए अपनी बीवी के पास यहाँ क्यों आए है, अति ने कहा और वहां से हटने लगी, लेकिन तब तक जश्न उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो उसके सामने से हटती, जश्न ने दीवारों पर अपने हाथ रख दिए और फिर अगले ही पल उसने वो हाथ उसकी कमर पर रख उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया, जिससे अति की टांगे एकदम से जश्न की कमर पर लिपट गई। अब वो अपने पैरों पर ना खड़ी होकर जश्न से लगकर खड़ी थी। उसकी टांगे जश्न की कमर पर थी और हाथ उसके सीने पर और चेहरा उसके चेहरे के करीब, और उसकी करीबी से उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, जिससे उन सांसों की गर्माहट जश्न को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अति कुछ कहती उससे पहले ही एक बार फिर उसकी सांसें और भी ज्यादा तेज हो गई, बिल्कुल किसी बुलेट ट्रेन की तरह, जब जश्न ने उसकी कमर पर से अपने हाथ हटाकर वापस दीवार पर रख दिए और खुद उसे दीवार से चिपका दिया। जश्न और दीवार के बीच फंसी अति लिपटी पूरी तरह जश्न पर हुई थी। बिना एक पल गंवाए जश्न अपने गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा, जिससे अति बेकाबू सी होकर कांपने लगी। उसकी सिसकियां निकलनी शुरू हो गई। मदहोशी से भरी आहें कमरे में गुंजने लगी। मैं कहाँ हूँ, जश्न ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए पूछा। मेरे पास, अति भी जल्दी से कांपते हुए बोली। वो जानती थी अगर वो जवाब नहीं देगी तो जश्न इससे भी आगे बढ़ेगा। और तुम कौन हो, जश्न ने फिर से मदहोशी भरी आवाज में पूछा। उसका यूं उसके करीब होना और ऊपर से ऐसी हरकतें, अति पागल ना हो तो और क्या हो। वो जल्दी से छटपटाती हुई मछली की तरह बोली, आपकी बीवी। जश्न मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। नाउ इट्स बेटर माई बेबी डॉल, उसने कहा और फिर उसे यूं ही गोद में उठाए बिस्तर पर ले आया। आप यहाँ क्यों आए हैं, अति ने मुश्किल से पूछा। तो जश्न ने तिरछी सी नजर से उसे देखा और फिर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, शिकार करने। उसका जवाब सुनकर अति की सांसें थम गई। जश्न को शिकार करना है, पर किसका, कहीं उसका ही तो नहीं। उसके इरादे क्या है, कहीं वो जो कह रहा था वो आज ही तो नहीं करेगा। और वो सब होता क्या है, कैसे होता है, ये जो उसकी सांसें बढ़ती है और रोंगटे खड़े होते हैं वो क्यों होते हैं, जिस्म में खलबली सी क्यों मचती है। उसे जितना इस बारे में पता था वो सब सोचते हुए वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, और दिमाग में दौड़ते घोड़े उसके चेहरे पर जश्न को दिखाई दे रहे थे। जश्न उसे बिस्तर पर लेटाकर खुद भी उसके ऊपर ही लेट गया, पर उसका पूरा भार उसके हाथों पर ही था जो उसने अति के इर्द गिर्द रख रखे थे। तुम जानती हो मुझे शिकार करना बहुत पसंद है, जश्न ने कहा। तो अति वापस अपनी सोच से बाहर आई। आप मुझे डरा रहे हैं, अति ने बेचारगी से अपना निचला होंठ बाहर की तरफ निकालते हुए कहा। तो जश्न नामे सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और बोला, नहीं, जो मैं करने जा रहा हूँ वो तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अति घबराए और बोली, पर आपने तो कहा था अभी वो सब आप नहीं करेंगे मेरे साथ जब तक मैं थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती। उद्धरण चिन्ह। पर शिकार का तुम्हारे बड़े होने से क्या लेना देना, वो तो किसी भी उम्र में किया जाता है और उम्र जितनी छोटी हो उतना ही ज्यादा मजा आता है, यू नो व्हाट आई मीन। कहते कहते जश्न ने उसे हल्की सी आंख भी मारी।
छी छी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अति ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, तुम रुको मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ, देखना मुझसे ज्यादा मजा तो तुम्हें आएगा। नहीं नहीं मुझे कोई मजे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दर्द होगा और आप मुझे दर्द कैसे दे सकते हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, उसने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा तो जश्न की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अगर उसकी बेबी डॉल उसके मजे ले सकती है तो वो भी कम नहीं। वो उसके ऊपर से हटा और अपने कपड़े उतारने लगा। अब वो सिर्फ शॉर्ट्स में था। चलो अब तुम भी कपड़े उतारो। जश्न ने अति की तरफ देखकर कहा तो अति को सच में डर लगने लगा। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। जश्न का चौड़ा सीना, उसके जिस्म से आती गर्मी जो उसे उसके करीब होने से महसूस हो रही थी, उसके होश उड़ा रही थी। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, उसने डरते हुए कहा। उसने सच में नहीं सोचा था कि जश्न उसके साथ जबरदस्ती भी करेगा। जश्न ने उसे यूं देखा तो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की और एकदम सख्त होते हुए बोला, मुझे मजबूर करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर अति की आंखें नम हो गई पर फिर भी वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी क्योंकि वो जानती थी अगर उसने खुद से अपने कपड़े नहीं उतारे तो जश्न को तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसके कपड़े पाने में। धीरे धीरे वो अपना टी शर्ट और लोअर निकाल चुकी थी और अब सिर्फ इनरवियर में थी। जश्न की बॉडी किसी पत्थर की तरह थी तो अति उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट, एकदम किसी रुई के फाहे की तरह या गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। जश्न का बदन तपती हुई आग थी तो अति का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा। उसे यूं देखकर जश्न को भी कुछ कुछ होने लगा था। उसको पाने की डिजायर्स उसे भी होती थी लेकिन उसका खुद पर कंट्रोल बहुत ज्यादा था। उसने अति को घुमाकर अपनी गोद में बिठा लिया तो अति एकदम चिहुन उठी। 53 शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जश्न ने अति को घुमाकर अपनी गोद में बिठा लिया जिससे अति एकदम से चिहुन उठी। जब उसकी ठंडी पीठ जश्न के तपते हुए सीने से लगी तो एकदम बिजली का कट उसे अपने शरीर में दौड़ता हुआ महसूस हुआ। जश्न ने कंबल खींचकर उन दोनों पर उड़ा दिया तो उसकी हालत और भी ज्यादा खस्ता होने लगी। अब हम दोनों करेंगे शिकार, पर पहले ही बता रहा हूं एक बार मैं करूंगा तो दूसरी बार तुम्हें करने होगा, जश्न ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा तो अति सोचने लगी वो क्या करेगी, कैसे करेगी। उसे तो कुछ आता ही नहीं और साथ ही उसने सिर्फ अपने दिल में यही मांगा कि बस उसकी जान ना निकले, उसे दर्द ना हो क्योंकि उसने सुना था इन सब में बहुत दर्द होता है। जश्न से प्यार तो था उसे इसलिए उसका विरोध नहीं किया, बस अपने लिए ये मानती रही कि वो ये सब सह सके। तभी अचानक से जश्न ने अपना फोन उसके आगे बढ़ाया और उसमें एक गेम ऑन कर दी जिसका नाम था लेट्स गो ऑन ए हंट। अगले ही पल वो गेम ऑन हुई तो उसमें एक प्लेयर छिप छिप कर सामने खड़े लोगों को मारता और उसे पॉइंट्स मिलते। अति देखती ही रह गई। वो बस बेहोश नहीं हुई, बाकी सुनना वो पूरी तरह से हो चुकी थी। उसने सुनी सी नजरों से जश्न की तरफ हल्का सा मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर छाई शरारती मुस्कुराहट देखकर ही अति को समझ आ गया था कि अब तक जश्न सिर्फ उसके मजे ले रहा था। अगले ही पल उसका नाक गुस्से में फूलने लगा और वो चिढ़ते हुए बोली, आप इस शिकार की बात कर रहे थे? हाँ और क्या, तो तुम कुछ और समझ रही थी, जश्न ने बिल्कुल अनजान बनते हुए कहा तो अति का मन किया उसके हाथों से फोन ले और उसके सिर पर दे मारे। करीबन आधे घंटे से उसने उसकी जान हल्क में अटका रखी थी। रुको तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, जश्न ने गेम खेलते हुए ही कहा तो अति अब पूरी तरह से खींच गई। उसने जश्न के हाथों से फोन खींचा और उसकी गोद में पलट कर बैठ गई और एकदम अचानक से अपने होंठ उसके सीने पर रख दिए। जश्न की भी इस वक्त तो हल्की सी आह निकल गई क्योंकि उसकी बेबी डॉल इस वक्त जंगली बिल्ली की तरह उस पर लपक गई थी। उसके सीने को अपने होंठों से चूम नहीं बल्कि एक तरह से चूस रही थी जिससे जश्न की दर्द से आह निकल गई लेकिन उसने अति को रोका नहीं। वो एक जगह से अपने होंठ ऊपर करती और अगले ही पल दूसरी जगह रख देती और वहां भी लव बाइट दे देती। जानबूझकर मुझे तड़पा रहे थे ना, अब खुद भी दर्द से तड़पिए, फिर आपको पता चलेगा शिकार कैसे होता है। उसने अपने होंठों को उसके सीने से अलग कर कहा और एक बार फिर उसके सीने पर अपने होंठ रखने को हुई लेकिन अब जश्न ने उसके हाथों को जकड़ा और थोड़ा जोर लगाते हुए उसे ऊपर ही रोक दिया। अगले ही पल अति उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर और एक गाना उन पर बिल्कुल फिट था। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जब जश्न ने उसकी हौंफती हुई सांसें महसूस की जिसकी वजह से उसकी छाती भी ऊपर नीचे हो रही थी और गर्म सांसें सीधा जश्न की सांसों से टकराती। बेबी डॉल, इस शिकारी के शिकार की उम्र थोड़ी कम है वरना तुम्हें अभी बता देता शिकार होता कैसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस शिकार को तड़पाओ भी ना, जश्न ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और अब तक जो अति कर रही थी अब वो खुद करने लगा। अति भी तेज तेज आहें भरने लगी। उसकी भी दर्द से सिसकियां निकलने लगी थी। जश्न ने उसकी सिसकियां सुनी तो मुस्कुराया और अब हल्का हल्का उसे चूमने लगा। अति उसके पीठ पर अपने नाखून गड़ा रही थी। उसकी धड़कने और वो खुद दोनों बेकाबू हो रही थी। जश्न ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया तो अति खुद भी उसमें सिमटने लगी थी पर जश्न एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो लगातार उसके सीने पर चूम रहा था और कभी गर्दन पर आता तो कभी एयरलॉब तक। उसके होंठ अति के जिस्म पर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी कागज पर स्याही जो अपना रंग छोड़ती ही जा रही हो। जश्न उससे अलग हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। अति जो आंखें बंद कर उसे महसूस कर रही थी और पूरी तरह से उसमें खोई हुई थी क्योंकि उसे रोक तो अब वो बिल्कुल भी नहीं रही थी बल्कि उसकी वो दर्द और प्यार से मिली जुली आहें तो जश्न को भी बेकाबू कर रही थी। उसने भी आंखें खोलकर जश्न की तरफ देखा जो खुद मदहोशी भरी नजरों से उसे देख रहा था। दोनों के सीने एकदम लाल हो चुके थे और दोनों ही बड़ी बेकरारी और तड़प से एक दूसरे के साथ देख रहे थे। अगले ही पल अति ने अपनी नजरें फेर ली क्योंकि वो इससे ज्यादा जश्न की आंखों का ताप बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका यूं शर्म से मुंह फेरना जश्न के चेहरे पर मुस्कुराहट छोड़ गया लेकिन अगले ही पल उसने अति को अपनी गोद में खींच लिया जिससे वो एक बार फिर उसके सीने से लिपट गई और उसके हाथ जश्न के पीठ पर कस गए।
वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसके होंठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और वो भी पूरे पैशन के साथ। डॉट डॉट उसने अपने हाथ अति की खुली पीठ पर चलाने शुरू कर दिए, जिससे अति कांप उठी और उसी पल उसने उस बेकरारी में जश्न का साथ देना शुरू कर दिया। अब दोनों ही एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमने लगे, जैसे कोई प्यासा अपनी प्यास बुझा रहा हो। दोनों एक दूसरे के होंठों को अपने होंठों में लेते और फिर स्मूथली छोड़ते। कभी उनकी जीभ आपस में टकराती तो कभी उनकी सांसें एक दूसरे के अंदर समाती। करीबन आधा घंटा जश्न उसके होंठों को शहद की तरह चूसता रहा और फिर उससे अलग हुआ। अब तो अति में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ एक नज़र देख भी ले। वो उसकी गोद से हटने को हुई लेकिन अगले ही पल जश्न ने उसे पेट के बल बिस्तर पर लिटाया और उसकी कमरे पर अपने होंठ रख उसकी ब्रा की हुक खोल दी। अति बुरी तरह से सिहर उठी। प्लीज प्लीज मुझे पलटिएगा मत, वो जल्दी से बड़बड़ाई लेकिन जश्न के इरादे शायद कुछ और थे। उसने उसकी खुली कमर और पीठ पर अपने होंठ चलाने शुरू कर दिए। ना अति उसे रोक सकती और ना ही पलटकर उसे इस बात का जवाब दे सकती थी। वो उसके होंठों को अपनी खुली पीठ पर महसूस करती रही और गर्म सांसों के साथ उसकी सिसकियां सुन जश्न मुस्कुराता रहा। अति ने बिस्तर को मुट्ठियों में भर रखा था और उसकी मुट्ठियों को जश्न ने अपने हाथों में थाम रखा था। अब दो ना जवाब जश्न ने कहा तो अति ने एक गहरी सांस ली और बोली, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जश्न मुस्कुराया और उसकी ब्रा की हुक को लगाने लगा। अति ने राहत की सांस ली क्योंकि अब जश्न को बर्दाश्त करना सच में मुश्किल हो गया था। वो पागल हो रही थी और जो एहसास उसे हो रहे थे उन पर काबू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब वो पलटी और जश्न की तरफ देखते हुए सोचने लगी, इस बंदे से वो कभी नहीं जीत सकती। सांसें अभी भी उसकी तेज चल रही थी। आगे से मेरा शिकार करने से पहले बेबी डॉल एक बार सोच लेना, आज जहां रुका हूं अगली बार शुरू ही वहां से होऊंगा। जश्न ने कहा और फिर हल्की से आंख दबाकर मुस्कुराते हुए बिस्तर से खड़ा हुआ जबकि अति तो बस अपनी सांसों को काबू करती रह गई। 54 ये निशान किस चीज के है? अति अभी भी बिस्तर पर यूं ही पड़ी थी और जश्न अपने कपड़े पहन रहा था। उसे अपने कपड़े पहनते देखकर अति हैरान हो रही थी लेकिन फिर जश्न ने कंबल खींचा और अति पर ओढ़ाते हुए बोला, गुड नाइट मेरी बेबी डॉल। अब ख्वाबों में मेरा शिकार करना। इतना कहकर एक बार फिर से उसके माथे को चूमकर वो उस कांच वाली दीवार को दरवाजे की तरह खोलते हुए अपने दूसरे कमरे में आ गया जहां अभी भी बिस्तर पर कोई नहीं था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में नींद। बिस्तर पर लेटे ही उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ अति अभी वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अभी अभी जश्न और उसके बीच जो भी हुआ उसकी खट्टी मीठी सी यादें उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा तो होठों से एक दर्द भरी आह निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी खिल गई क्योंकि सच में जश्न ने उसे बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चूमा था जिसके सबूत थे वो लाल और गहरे निशान जो अति के पूरे सीने को ढक रहे थे। अंडरस्को सुबह 5 बजे उसका अलार्म बजा तो अति खींचते हुए उसे बंद करने लगी लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि उसने तो कोई अलार्म लगाया ही नहीं था, फिर ये अलार्म कैसे बजा? उसने देखा तो फोन पर मैसेज भी फ्लैश हो रहा था, 1 घंटा है तुम्हारे पास, 1 घंटे बाद तुम्हें मंदिर पहुंचना है इसलिए दोबारा सोने की सोचना भी मत। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनींदी आंखों से मैसेज पढ़कर अब उसकी आंखों से सारी नींद गायब हो चुकी थी। वो जानती थी हो ना हो ये काम जश्न का ही है। अगले ही पल उसे ये भी याद आया कि मंदिर तो जश्न को अपनी बीवी के साथ जाना है और सबकी नज़रों में तो उसकी बीवी नियति ही है, फिर मंदिर में जाकर वो करेगी भी क्या? नहीं जाएगी तो कम से कम उसका दिल तो ना दुखेगा। और फिर आखिर में याद आए उसे वो पल जो उसने और जश्न ने कल रात को साथ में बिताए थे, जश्न का उसे अपनी बीवी कहना और उसे इतना प्यार करना। वो पल उसके होठों पर एक मुस्कुराहट ले आए। उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे जश्न उसके पास और कंबल की जगह वो जश्न की बाहों में घिरी हो। वो उठी और मंदिर के लिए तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जश्न एक धोती पहने आईने के सामने खड़ा था और नियति बाथरूम में नहा रही थी। जश्न के ऊपरी जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ गले में एक रुद्राक्ष की माला थी। नियति बाथरूम से बाहर आई और आईने के सामने खड़ी होकर तैयार होने लगी। वो जश्न से नाराजगी जाहिर करना चाहती थी इसलिए उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन जश्न को उसकी किसी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपना फोन लिया और कमरे से बाहर आ गया। एक बार इस अति से निपट लूं, उसके बाद तुम्हें अपने इश्क में दोबारा वही पागल दीवाना ना कर दिया तो मैं भी नियति नहीं, उसने खुद से ही कहा और फिर जश्न के पीछे पीछे कमरे से बाहर आई। जश्न नीचे आया लेकिन वहां पर एक पल भी नहीं रुका, सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और गाड़ी मंदिर के लिए निकल गई। नियति, मनीषा, रागिनी तीनों हैरान रह गई। हर्ष अपने कमरे में सोया हुआ था, उसे तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था इसलिए किसी ने उसे उठाया नहीं। आप देख रही है कैसे ये इंसान चलता फिरता एटीट्यूड का पुतला बना हुआ है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर ही गलती कर दी। नियति ने खींचते हुए रागिनी जी से कहा तो रागिनी जी ने निराशा से उसे देखा और बोली, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम आने में इतनी देर नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। मनीषा तो उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी और बड़े ध्यान से उनकी तरफ देख रही थी। उसे अपनी तरफ यूं देखते देख रागिनी और नियति दोनों ने खुद को संभाला और फिर ड्राइवर को दूसरी गाड़ी निकालने के लिए कहा। तीनों गाड़ी में बैठी और जश्न के पीछे पीछे ही मंदिर के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद अति भी अपने कमरे से आए। सब चले गए क्या? उसने वहां खड़ी एक मेड से पूछा तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। उसका जवाब पाकर अति का चेहरा उतर गया। अगर उसे साथ लेकर ही नहीं जाना था तो उसे तैयार होने के लिए भी क्यों कहा? उसका दिल दुखाने के तो बस मौका चाहिए सबको। वो वापस सीढ़ियों की तरफ पलट गई और दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। जश्न मंदिर पहुंचा तो नियति, मनीषा और रागिनी भी उसके पीछे पीछे पहुंची।
सभी इसी वक्त एक बहुत बड़े प्रांगण में खड़े थे, जहां से मंदिर की सीमा शुरू होती थी। यहां से लगभग 100 सीढ़ियां बनी हुई थी और ऊपर एक मंदिर बना हुआ था। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे, लेकिन जश्न ने उन्हें इशारा किया तो वो थोड़े दूर खड़े हो गए। शेखावत परिवार के आने की वजह से अब मंदिर में साधारण लोगों का आना बंद हो गया था। पंडित जी भी उनके पास ही खड़े थे और पूजा की तैयारी करवा रहे थे जो उपहोनी थी। ये क्या बात है जश्न, तुम हम सबको घर ही छोड़कर आ गए। हमें नहीं तो कम से कम नियति को ही अपने साथ ले आते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें ये पूजा अपनी बीवी के साथ ही करनी है? कहते हुए रागिनी जी ने जश्न को अपनी तरफ पलटा, लेकिन उसके सीने पर इतने सारे निशान देखकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके पलटते ही नियति और मनीषा का ध्यान भी सीधा वही गया जहां पिछली रात अति ने खूब कारीगरी की थी। ये सब किस चीज के निशान है? नियति ने जल्दी से पूछा। पूछने की जरूरत तो नहीं थी, पर वो पूछे बिना रह ना सकी। काटने के, जश्न ने कहा और फिर से मंदिर की तरफ पलट गया और उन सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। इतनी बेरहमी से किसने काटा है तुम्हें? रागिनी ने अब उसके आगे आकर पूछा। जश्न ने व्यंग से उनकी तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पूजा के लिए आया हूँ, इंटरव्यू देने नहीं। पर मुझे तो आप जवाब देंगे ही ना। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जवाब देने से बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। अब तो ये पूजा तभी होगी जब आप मुझे बताएंगे कि आखिर ये निशान किस चीज के है, और एक बीवी होने के नाते मैं इतना तो जानती हूँ, ये निशान मामूली नहीं। नियति ने कहा। जश्न ने एक नजर उसे देखा, वो भी उसके साथ ही आकर खड़ी हो गई थी। पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखा और बोले, यजमान अगर आपकी आज्ञा हो तो पूजा शुरू करें। आप तो जानते ही है, अब आपको आपकी धर्मपत्नी को गोद में उठाकर ये सारी सीढ़ियां चढ़ना है। जी पंडित जी, जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। रागिनी और नियति दोनों ही एक एटीट्यूड भरी स्माइल के साथ जश्न को देखने लगी कि अब तो उसे उन्हें जवाब देना ही होगा। काश अति भी यहाँ होती तो मजा आ जाता। जश्न रागिनी की तरफ पलटा और कुछ कहने को हुआ, लेकिन नियति ने पहले ही मुंह बनाया और बोली, पहले आप मुझे जवाब दीजिए कि ये निशान कैसे, तभी मैं आपके साथ पूजा के लिए जाऊंगी। जश्न हैरानी से उसे देखता रहा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि उसे सामने से अति आती हुई दिखाई दी। पिंक कलर की साड़ी जिसमें वो गुलाब के फूल की तरह खिल रही थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, गले में हैवी ज्वेलरी और सुहागन का श्रृंगार उस पर खूब जच रहा था। उसका यूं मुस्कुराता हुआ चेहरा नियति को हैरान कर रहा था। 55 वो मेरी बीवी है। नियति के बढ़ते हुए भाव देखकर जश्न हैरानी से उसे देखता रहा और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई, क्योंकि उसे सामने से अति आती हुई दिखाई दी। पिंक कलर की साड़ी जिसमें वो गुलाब के फूल की तरह खिल रही थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियां, गले में हैवी ज्वेलरी और सुहागन का श्रृंगार उस पर खूब जच रहा था। उसका यूं मुस्कुराता हुआ चेहरा नियति को हैरान कर रहा था। उसने भी पलटकर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। अति ने इस वक्त शेखावत खानदान की खानदानी साड़ी और ज्वेलरी पहन रखी थी और ऊपर से पूरा सुहागन वाला श्रृंगार तो उसके होश उड़ा रहा था। उसके साथ ही 2 गार्ड चलते हुए आ रहे थे, जिनके हाथों में भरे हुए थाल थे जो शायद मंदिर के लिए दक्षिणा से भरे हुए थे। अति जश्न के पास आए और उसके साथ खड़े होते हुए बोली, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर, खुद तो यहाँ आ गए, मुझे अकेला वहां पर छोड़ आए। छोड़कर नहीं आया था बेबी डॉल, अगर तुम्हारे साथ आता तो शायद तुम्हारा ये रूप मेरे इतने होश नहीं उड़ा पाता। अति जब नीचे हॉल में आई तो सब लोग जा चुके थे। वो भी निराश होकर अपने कमरे में जाने के लिए पलट गई और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती, रमा आंटी उसके दरवाजे पर आई। इस वक्त उनके हाथों में एक थाल था। ये सब सामान जश्न बाबा ने तुम्हारे लिए भिजवाया है, जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाओ। बाहर गाड़ी में ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उन्होंने कहा और फिर वो सामान अंदर कमरे में रखकर वहां से चली गई। अति हैरानी से वो सामान देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर आई उदासी अब मुस्कुराहट बन चुकी थी। अंडस्को, और ये सब क्यों भिजवाया आपने मेरे पास? अति ने साड़ी और ज्वेलरी की तरफ इशारा करते हुए पूछा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, ये सब खानदानी है और घर की बहू पहली बार कोई पूजा अपने हाथों से करने जा रही हैं तो ये सब तो जरूरी है ना। नियति जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उसके होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। उसने जश्न का कंधा पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इसे घर की बहू कैसे बोल सकते हैं? आपकी बीवी मैं हूं और ये सब आपने इसे पहनने के लिए क्यों दिया? इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। जश्न ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर छाई बौखलाहट और बेचैनी देखकर उसे सुकून मिल रहा था। उसने अपना कंधा छुड़वाया और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, जी पंडित जी अब पूजा शुरू कीजिए। उद्धरण चिन्ह, ऐसे कैसे पूजा शुरू कीजिए? ये पूजा मेरे बिना नहीं हो सकती और अब तो मैं ये पूजा तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे आप बताएंगे नहीं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आपने इस लड़की को इतना कुछ कैसे दिया और ये आपके साथ किस हक से खड़ी है? नियति ने ऊंची आवाज में कहा तो पंडित जी भी रुक गए। उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जश्न किसके साथ ये पूजा करेगा। रागिनी और मनीषा दोनों के होश उड़ चुके थे। उन्होंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि जश्न नियति के सामने ही अति को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेगा, और फिलहाल तो उसकी हरकतों से यही लग रहा था कि वो यही करने वाला है। मैंने पहले भी कहा है, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, किसी को अपना इंटरव्यू देने नहीं, इसलिए मुझसे जो भी सवाल जवाब करना है घर जाकर करना, फिलहाल मुझे पूजा करने दो, जश्न ने सख्ती से कहा और अति का हाथ पकड़ लिया। उसका अति का यूं हाथ पकड़ना नियति के गुस्से को हद से ज्यादा बढ़ा गया। उसने उन दोनों का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और अलग करते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इस लड़की का हाथ पकड़ने की? और फिर वो अति की तरफ घूमी और बोली, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरे पति के साथ खड़ी होने की? निकालो ये सब।
उसने अति के गले से वो ज्वेलरी खींचना चाही लेकिन जश्न ने उसका हाथ एकदम सख्ती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उसकी हरकत से अति बिल्कुल सहम गई थी। वो तो वैसे भी यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन अगर नहीं आती तो जश्न का गुस्सा तो उससे बिल्कुल भी नहीं संभाला जाता। सोच समझकर हाथ लगाना मेरी बेबी डॉल को, जिन हाथों में मैंने कभी चूड़ियां पहनाई है उन्हें चूड़ियों की तरह तोड़ने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, जश्न ने नियति की आंखों में देखते हुए कहा और उसकी आंखें ही बता रही थी कि इस वक्त वो जो कह रहा है उसे सच में करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर ही आंखें बड़ी हो गई और वो खींचते हुए जश्न से बोली, इस लड़की के लिए आप मेरा हाथ तोड़ेंगे? उद्धरण चिन्ह। बीवी है वो मेरी और उसके लिए तो तुम्हारा क्या पूरी दुनिया के हाथ तोड़ दूं? उद्धरण चिन्ह। आपकी बीवी मैं हूं, ये लड़की नहीं। हाँ तुम थी, जब तक तुम मेरे साथ थी। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई उस दिन ही हमारी शादी टूट गई थी। क्योंकि जब इंसान खत्म होता है तो उसके साथ जुड़े सभी रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अपनी मर्जी से आपको छोड़कर नहीं गई थी मैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, नियति ने कहा और जश्न से अपना हाथ छुड़वाया। रागिनी और मनीषा तो दोनों एक एक कदम पीछे हो गई थी। जब जश्न नियति के हाथ को यूं पकड़ सकता है तो उनका हाथ तो सिर्फ पकड़ेगा नहीं बल्कि तोड़ ही देगा। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब चाहे अपनी मर्जी से कहो या फिर उस खुदा की मर्जी से, पर हमारी शादी तो टूट ही गई क्योंकि जिस दिन तुम्हारी डेड बॉडी मुझे मिली उसी दिन उस डेड बॉडी के साथ साथ हमारा रिश्ता भी स्वाह हो गया था और अति से मेरी शादी भी। एक्सीडेंट कहो या उस महादेव की मर्जी, लेकिन सच तो यही है कि मेरी शादी उससे हो चुकी है और मैं और अति दोनों ही इस शादी को मानते हैं और अब वही मेरी बीवी है, तुम नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरे अलावा और कोई आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूं, नियति ने एक बार और कहा और जश्न के करीब हुई, लेकिन जश्न ने अपना कदम पीछे किया और फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, आप पूजा शुरू करेंगे या मैं पंडित और बुलाऊं? उसकी धमकी ने पंडित को वो मंत्र भी याद करवा दिए जो कभी उससे याद ना हुए हो। उन्होंने जल्दी से उन मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो जश्न ने अति को एक झटके से अपनी गोद में उठाया जिससे अति की बाहें उसकी गर्दन से लिपट गई। अति ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जश्न उसे नियति के सामने ही अपनी बीवी मान लेगा, उसकी आंखों में आंसू छलक गए थे। नियति गुस्से से दोनों को देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से लाल हो चुका था। वो पलटी और रागिनी की तरफ दांत पीसते हुए देखने लगी। जश्न रागिनी को तो अब नियति से भी डर लग रहा था। अब आप इन्हें लेकर मंदिर की ये सारी सीढ़ियां चढ़ेंगे और तभी दोनों के हाथ से कुलदेवी की पूजा आरंभ की जाएगी, पंडित ने कहा तो अति ने पहले हैरानी से उनकी तरफ देखा और फिर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ। जश्न उसे यूं गोद में लेकर सारी सीढ़ियां चढ़ेगा ये सोचकर ही उसे जश्न की चिंता सी होने लगी। उसने जश्न की तरफ देखा और बोली, आप सच में मुझे गोद में लेकर इन सारी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे? उसने अभी कहा ही था कि एकदम से उसे झटका लगा। 56 भारी हो गई हो तुम। अति ने जश्न की तरफ देखा और बोली, आप सच में मुझे गोद में लेकर इन सारी सीढ़ियों पर चढ़ेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने अभी कहा ही था कि एकदम से उसे झटका लगा। उसे यूं लगा जैसे वो नीचे लुढ़क गई हो, पर नहीं, वो तो अभी भी जश्न की बाहों में थी लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच में जश्न उससे इतना प्यार करता है। उसकी किस्मत सच में इतनी अच्छी है जो उसे जश्न मिला, क्योंकि जश्न अब अपने पैरों पर नहीं बल्कि घुटनों के बल खड़ा था। आवाज सुनकर नियति भी पलट चुकी थी और जश्न को घूरते हुए देख रही थी। उसकी ये दीवानगी उसने आज तक सिर्फ अपने लिए देखी थी, लेकिन इस हद तक तो वो उसके लिए भी दीवाना नहीं था। इतनी ज्यादा सीढ़ियां और घुटनों के बल सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। तो जश्न कैसे पार करेगा इन्हें? आपके चोट लग जाएगी, अति ने रुआंसी सी होकर कहा। पत्थर को पत्थर से फर्क नहीं पड़ता, जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। पर मेरे लिए तो मोम है ना आप, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। तुम बस मुझे देखो, इन सीढ़ियों को नहीं, जश्न ने कहा तो ना चाहते हुए भी अति की आंखों में आंसू छलक गए। जश्न उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें मुझे बात बात पर रोने वाली लड़कियां नहीं पसंद, कहीं ऐसा ना हो मुझे गोद में तुम्हारी जगह किसी और को उठाना पड़े। उसकी बात सुनकर अति की आंखों से आंसू गायब हो गए, लेकिन उसका मुंह पूरा का पूरा खुल गया। वो हैरानी से जश्न को देख रही थी। क्या है ये शख्स, कैसा है? पर जैसा भी है सिर्फ मेरा है। हाँ हाँ तुम्हारा ही हूँ, जश्न बड़बड़ाते हुए बोला तो अति की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी हो गई। सच में ये इंसान उसके मन की बातें भी सुन लेता है, ना जाने इस इंसान ने उसके अंदर कब माइक फिट कर दिया। नियति अब उनकी बातों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मुंह बनाते हुए वहां से चली गई, क्योंकि अगर यहाँ वो कुछ कहती तो तमाशा उसका ही बनता। जश्न को तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इज्जत सिर्फ उसकी ही उतरती। वो तो चली गई थी, लेकिन मनीषा और रागिनी तो वहां से जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी तो इस वक्त वो हालत थी, ना वो घर की ना घाट की। अगर यहाँ रहती तो जश्न और अति को देखकर कल्पती रहती, और यहाँ से जाती तो बाद में जश्न के तीखे सवालों का जवाब उन्हें ही देना पड़ता। जश्न को अति को गोद में उठाकर लेकर जाना था, लेकिन बाकी सब लोग तो लिफ्ट से जा सकते थे, इसलिए मनीषा और रागिनी पंडित जी के साथ लिफ्ट से मंदिर में चली गई और जश्न अति को अपनी गोद में लिए आगे बढ़ता रहा। दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अति शर्मा जाती तो जश्न डांटकर उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता। उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि उसकी बेबी डॉल उसके अलावा कहीं और भी नजर डालें, या ये कह लो कि अपनी बेबी डॉल की नजरें वो बस खुद पर पाना चाहता था। कितनी भारी हो गई हो तुम, जश्न ने कहा तो अति ने अपने मुंह पर हाथ रखा और बोली, हाव, आपको मैं भारी लग रही हूं तो उतार दीजिए ना नीचे, क्यों मुझे बार बार गोद में उठाने के बहाने ढूंढते रहते हैं? कल रात भी तो गोद में। कहते कहते वो चुप हो गई। शर्म के मारे उसने अपनी नजरें भी झुका ली थी। बोलो बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जश्न ने कहा तो अति ने अपना चेहरा शर्म के मारे उसके सीने में गड़ा लिया।
यूं ही एक दूसरे के साथ छेड़खानियां करते हुए वो मंदिर में पहुंच चुके थे जहां पर अब उन्हें कुलदेवी की पूजा करनी थी। पंडित जी ने दोनों के हाथों से पूजा करवाए और आखिर में जश्न के हाथों से अति की मांग में सिंदूर भरा गया। एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग शायद जश्न ने काफी सीरियसली ले रखा था, इसलिए एक चुटकी नहीं बल्कि पूरी एक मुट्ठी सिंदूर ही उसने अति की मांग में सजा दिया था। आखिर में जश्न ने रागिनी जी के पैर छुए तो उन्होंने जश्न और अति को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। जी जरूर, अलग तो मैं अति को खुद से दूर कभी होने भी नहीं दूंगा, जश्न ने अति का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। अति को तो सोच सोचकर डर लग रहा था कि अब घर जाकर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, नियति क्या कहेगी। उन दोनों की शादी को वो भी मानती है, लेकिन जश्न की पहली बीवी तो नियति ही है ना, और पहली बीवी के होते हुए उसकी शादी की तो कोई मान्यता ही नहीं, कहीं वो सच में उनके बीच तो नहीं आ गई। अगर उसे जश्न से दूर होना पड़ा तो जश्न के बिना वो कैसे रहेगी। अगर पहले उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा जाता तो वो चली जाती, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से जश्न को अपना चुकी है, उससे प्यार करती है, वो नहीं रह पाएगी जश्न के बिना। लेकिन अगर नियति ने जश्न को मना लिया तो, अगर नियति की बात मानकर जश्न ने ही उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो, ना जाने कितने ही प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे थे और कितनी ही चिंताएं उसके मन को घेर कर खड़ी थी, जिसका सिला ये हुआ कि वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसके यूं बेहोश हो जाने से जश्न को तो यूं लगा जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। उसने जल्दी से अति को अपनी गोद में उठाया और उस पर पानी के छींटे मारे। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था, शायद इसलिए ही उसे चक्कर आ गए थे। बेबी डॉल तुम ठीक हो ना, जश्न ने बेचैनी से पूछा। रागिनी और मनीषा दोनों ही वहां पर मौजूद थे। जश्न की हालत देखकर रागिनी जी के मन में कुछ पकने लगा था, जिसकी खुशबू शायद मनीषा ने उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही पहचान ली थी। अति हल्का सा मुस्कुराए और अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन अंदर से अब भी वो बहुत परेशान थी। थोड़ी देर में वो सब घर के लिए निकल गए। रागिनी और मनीषा अलग गाड़ी से गई और अति जश्न के साथ जश्न की गाड़ी में थी और इस वक्त जश्न ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था, पर अति अभी भी बेचैन थी। उसे यूं देख जश्न ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। अति की आंखें फिर से नमी से भर गई। उसने भी जश्न का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ा और बोली, मैं आपसे दूर नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा मैं, अगर तुम चाहो तो भी नहीं, जश्न ने कहा और अति को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर में दोनों शेखावत मैंशन पहुंचे तो अति गाड़ी से बाहर कदम रखने को हुई, लेकिन जश्न ने उसका हाथ थामकर उसे गोद में खींच लिया। अब गोद में क्यों उठा लिया मुझे, मैं तो भारी हो गई हूं ना। अभी कहाँ भारी, अभी तो तुम्हें भारी करने की जिम्मेवारी है मुझ पर, जश्न ने शरारती अंदाज से कहा तो अति नासमझी से उसे देखती रही। उसे यूं देखकर जश्न ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन अति ने रसगुल्ले जैसे मुंह फुलाकर उसे देखा। कितना तेज है ये बंदा, इधर उसकी अभी के बारे में सोच सोच कर जान निकल रही है और ये बंदा दूर की प्लानिंग करे बैठा है। और बच्चे, सच में अभी तो वो खुद एक बच्ची है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो एकदम से बोली। मैं तो ऐसा करने वाला हूं और तुम सोचने की बात कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह, पर मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, वो उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली और तब तक वो दोनों दरवाजे पर पहुंच गए थे। अति ने अंदर की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। जश्न ने भी उसे गोद से नीचे उतारा। 57 कुछ नहीं हो तुम मेरी। जश्न अति को गोद में लिए घर की चौखट पर खड़ा था। अति ने अंदर का नजारा देखा तो हैरान रह गई। जश्न ने भी उसे उस वक्त गोद से उतारा क्योंकि उसने पहले ही फोन करके रमा आंटी से गृह प्रवेश की तैयारियां करने को बोल दिया था और चौखट पर रमा आंटी वही सब तैयारियां करके खड़ी थी। उन्होंने घर की दहलीज पर चावलों से भरा एक कलश रखा हुआ था और उसके आगे ही आगे आलते से भरी एक थाल रखी हुई थी। दरवाजे पर तोरण भी बांधे हुए थे। अति ने सोचा भी नहीं था कि उसका इस घर में ऐसा वेलकम होगा। उसने हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से जश्न की तरफ देखा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, वेलकम होम मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। इस बार जश्न का मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत कहना तो अति का दिल बहुत जोरों से धड़का गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। उसने जश्न का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बोली, मुझे चिकोटी काटिए क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ये सब सपना देख रही हूँ। अगर सपना भी है तो आगे बढ़कर इसे पूरा करो क्योंकि तुम सिर्फ सपने देखोगी, उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा ये सपना तुम्हारी आंखों से चुरा कर इसी पल में पूरा कर दिया मैंने, जश्न ने कहा और उसके गाल पर हाथ रखा जो काफी था ये बताने के लिए कि अति सपना नहीं हकीकत में ये सब पल जी रही है। बाद में अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे ना आप, बड़े मासूमियत से अति ने पूछा। उसकी मासूमियत का दीवाना जश्न उसके इस सवाल से तो घायल ही हो गया। उसने अति के सिर पर हाथ रखा और बोला, तुमसे ऊपर तो कुछ भी नहीं। उद्धरण चिन्ह, रागिनी और मनीषा दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी और इस वक्त जल भुनकर बिल्कुल कोयला हो चुकी थी, लेकिन रागिनी ये सब नजरअंदाज भी नहीं कर सकती थी। जश्न को रोकना तो उनकी औकात से ही बाहर था, इसलिए वो चाहे या ना चाहे जश्न के हर काम में उन्हें शामिल होना ही पड़ेगा। अति मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए ही दरवाजे की तरफ बढ़कर कलश को पैर से गिराने लगी। जश्न भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ ही आगे आया, लेकिन इससे पहले कि अति कलश को पैर लगाकर अंदर की तरफ गिराती किसी ने अपना पैर उस कलश पर लगाया और उसे एक झटके से हवा में उड़ा दिया, जिससे कलश में रखे सारे चावल हवा में फैलते हुए पूरे दरवाजे पर बिखर गए और वो कलश कहीं दूर जाकर गिरा। नियति सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, उसने उस आलते से भरी थाल को भी पैर से हटा दिया, जिससे वो सारा लाल गाढ़ा पानी पूरे फर्श पर फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे नियति अपना काबू पूरी तरह से खो चुकी हो। वो गुस्से से घूरते हुए अति की तरफ देख रही थी।
वह नई दुल्हन का स्वागत किया जा रहा है, मांग में भर भर कर सिंदूर भरा जा रहा है, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी की जा रही है। नियति ने तालियां बजाते हुए कहा और फिर अचानक से जश्न की तरफ बढ़ी और उसे कंधों से खींचते हुए बोली, पर ऐसी उम्मीद मत करना कि मैं भी इन सब बातों को मानूंगी। इस घर की बहू सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती। मंदिर में मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वहां पर तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। इस लड़की को मैं तुम्हारी बीवी कभी नहीं बनने दूंगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मैं हूँ, कुछ नहीं हो तुम मेरी। हमारा जो भी रिश्ता था खत्म हो चुका है, अब सिर्फ अति ही मेरी बीवी है और इस घर की बहू है, और तुम्हें जो भी तमाशा करना है इस घर से बाहर जाकर करो। आज मैं अपनी बीवी का अपने घर में गृह प्रवेश करवाना चाहता हूं और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जश्न ने बहुत ही ज्यादा सख्ती से कहा और नियति के हाथ अपने कंधों से नीचे हटा दिए। लेकिन नियति ने अपने हाथ फिर से उसके कंधों पर रखे और बोली, रोक सकती हूँ, बिल्कुल रोक सकती हूँ। तुम्हें रोकना मेरा हक है, हमारी शादी हुई है और तुम हमारी शादी को यूं ही नहीं खत्म कर सकते। हमारी शादी तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, और उस जगह से जो डेड बॉडी मुझे मिली थी उसका संस्कार किया था मैंने, तब तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मैंने खत्म कर दिया था। हमारी शादी को लीगली खत्म कर दिया था, तो अब हमारी शादी के कोई मायने नहीं। पर जब मैं मरी ही नहीं तो ये शादी कैसे खत्म हो सकती है? मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, और आप माने या ना माने आपकी बीवी भी हूँ। नियति भी उसकी आंखों में देखते हुए चिल्लाई। उसके बाद सुनकर जश्न मुस्कुराया और सामने खड़े अपने एक आदमी को इशारा किया जो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। वो उसका असिस्टेंट कम उसका पर्सनल बॉडीगार्ड ज्यादा था। अगले ही पल उस आदमी ने जश्न के हाथों में कुछ कागज थमा दिए, जिन्हें मुस्कुराते हुए जश्न ने नियति के आगे बढ़ा दिए। नियति जल्दी से उन कागजों को देखने लगी और जैसे जैसे वो उन कागजों को पढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसे यूं देखकर जश्न मुस्कुराया और बोला, जश्न सिंह शेखावत जो काम करता है पूरी तसल्ली के साथ करता है। ये रहे हमारे डाइवोर्स पेपर जो मैंने खुद फाइल किए थे, चाहे इन पर तुम्हारे साइन नहीं है, साइन भी होते अगर लाशें पढ़ना लिखना जानती तो, लेकिन हमारा डाइवोर्स हो चुका है। तुम्हें मरा हुआ समझकर कोर्ट ने खुद इस शादी को खत्म कर दिया और तुम्हारे आने से पहले ही मेरी अति से शादी हो चुकी है और इस शादी को मैं लीगली रजिस्टर करवा चुका हूँ। और ये रहा हमारा शादी का सर्टिफिकेट। कहते हुए जश्न ने अपनी और अति की शादी का सर्टिफिकेट नियति की तरफ बढ़ाया तो सिर्फ नियति ही नहीं, अति भी हैरान हो गई। सच में ये इंसान उनकी शादी को पूरी तरह से मानता है और अब वही जश्न की बीवी है। इससे ज्यादा सुकून शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। नियति ने उससे वो सारे पेपर लिए और अगले ही पल जश्न के आगे हवा में लहराते हुए उन सारे कागजों को पूरी तरह से फाड़ दिया। मैं नहीं मानती इन कागजों को, और अब तो ये कागज रहे भी नहीं तो ना ही ये शादी रही और ना ही हमारा डाइवोर्स। आपकी बीवी सिर्फ मैं हूं और हमेशा मैं ही रहूंगी। ये लड़की हमारे बीच नहीं आ सकती। कहते हुए नियति ने अति को अचानक से धक्का दे दिया तो वो अपने कदमों से लड़खड़ा गई, लेकिन वक्त रहते ही जश्न ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया तो वो एकदम से उसके सीने से लग गई। जश्न ने पहले अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला और फिर घूरते हुए नियति की तरफ देखने लगा। नियति भी उसे घूर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर अपनी नजरें अति पर नहीं टिका पाई क्योंकि जश्न का एक जोरदार थप्पड़ लगते ही उसका मुंह पूरी तरह से घूम गया था। 58 तुम मेरी बाहों में। नियति के अति को धक्का देने पर जश्न ने पहले अति को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला और फिर घूरते हुए नियति की तरफ देखने लगा। नियति भी अति को घूर रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर अपनी नजरें अति पर नहीं टिका पाई क्योंकि जश्न का एक जोरदार थप्पड़ लगते ही उसका मुंह पूरी तरह से घूम गया था। 5 उंगलियां गाल पर छपी हुई और मुंह दूसरी तरफ लटका हुआ लिए खड़ी नियति सुन्न हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हैरानी से जश्न की तरफ पलटी और उसे देखने लगी। आज तक तो उसे लग रहा था कि ये इंसान सच में बदल गया है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। ये वो जश्न है ही नहीं जो उसके लिए दीवानों की तरह पागल था। उसके एक इशारे पर दुनिया पलट देता था। अगर कोई उसकी तरफ नजरें उठाकर भी देखता तो ये उसकी आंखें निकाल लेता था। आप मेरे जश्न नहीं है, आप नहीं है मेरे जश्न, वो मिमियाते हुए बोली। जश्न उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो तुम्हें समझ तो आया कि मैं तुम्हारा नहीं हूं और अब तुम भी मेरी कुछ नहीं। अब तुम पीछे हटो तो मैं अपनी बीवी का गृह प्रवेश करवा लूं। उसने नियति की तरफ देखकर कहा और फिर रागिनी की तरफ देखा और बोला, संभालिए इन्हें, कहीं ये ना हो मैं अपना आपा खो दूं और फिर इनके पास कुछ खोने के लिए ना बचे। उद्धरण चिन्ह। रागिनी के तो खुद के होश उड़ चुके थे। कहाँ उसने सोचा था कि नियति के आने से जश्न अति को छोड़ देगा, उसे इस घर से निकाल देगा, और कहाँ उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया और नियति तो पहली बॉल ही आउट हो गई। नियति का लाल मुंह देखकर उन्होंने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। नियति अभी तक बेसुध सी थी। रागिनी ने आकर उसे संभाला और उसे अंदर की तरफ ले गई। अति भी अब सहम कर खड़ी थी। उसे अपने दिल में अपराध बोध होने लगा था। नियति जश्न जी से प्यार करती है और शायद जश्न जी भी उन्हें चाहते थे। अगर वो उनकी जिंदगी में नहीं आती तो आज शायद जश्न और नियति खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते। उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी इन दोनों के बीच आकर। कितनी मतलबी बन गई है वो, जो उसके सामने कोई अपने प्यार के लिए तड़प रहा है और उस प्यार पर वो अपना हक जता रही है। अति मन ही मन सोच रही थी और सूनी आंखों से जश्न की तरफ देख रही थी। उसकी नजरें खुद पर पाकर जश्न ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोला, मुझे निहारने के लिए बहुत वक्त मिलेगा तुम्हें, फिलहाल घर के अंदर चले। उसकी आवाज सुनकर अति अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से अंदर की तरफ देखा जहां सब बिखरा हुआ साफ करके अब नए सिरे से तैयारियां की गई थी।
एक रीडर का कहना है कि शेखावत में आतला वाली और चावलों से भरे कलश वाली रस्म नहीं होती, इसीलिए हमने उस रस्म को हटाकर अब उनकी बताई हुई रस्म को शामिल किया है। घर के अंदर 5 थालियों को एक एक कर लाइन में रखा हुआ था। अति ने उन थालियों की तरफ देखा तो रमा आंटी ने उसे एक एक कर वो सभी थालियां उठाने के लिए कहा और ये भी बताया कि थाली उठाते वक्त आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जश्न के हाथों में तलवार भी दी जिससे उसने तोरण हटाए और फिर अति के साथ अंदर आकर उन थालियों को उस तलवार से खिसकाने लगा। अति ने धीरे धीरे वो सभी थालियां बिना आवाज किए उठाई। अब वो सब कुछ भूलकर बस इस रस्म में खो गई थी जिसकी वजह से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी और उसे मुस्कुराते हुए देखकर जश्न खुश था। मनीषा की आंख में आंसू नहीं आए बस, वरना अति को जश्न के साथ ये सब रस्में करते देख उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। कहाँ उसने सोचा था कि नियति पहले अति को घर से बाहर निकाल दे और फिर वो नियति को अपने रास्ते से हटाकर जश्न के करीब हो जाएगी, और कहाँ नियति ही इन सब में बुरी तरह से फेल हो गई। अब तो उसका तो कोई चांस ही नहीं बचा था। गृह प्रवेश के बाद दोनों अंदर आए तो रमा आंटी ने हाल में उनकी एक और रस्म की तैयारियां भी कर रखी थी, जो थी दूध से भरे बर्तन में अंगूठी ढूंढने की रस्म। अति चाहते हुए उस तरफ बढ़ी। इस रस्म के बारे में उसने बहुत सुना था और बड़े ख्वाब भी देखे थे कि कभी वो भी इस रस्म को करेगी, लेकिन जो उसके साथ हुआ इन सब में शायद उसके ख्वाब तो लगभग मर ही जाते अगर उन्हें जश्न ने दोबारा सांसें ना दी होती तो। जश्न और अति दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके बीच था वो दूध से भरा बर्तन। मनीषा ने ना चाहते हुए ही अंगूठी उसमें घुमाई तो जश्न और अति दोनों उस अंगूठी को ढूंढने लगे। अति का ध्यान उस बर्तन में था तो जश्न का सारा ध्यान अति के चेहरे पर, जहां पर इस वक्त दुनिया भर की खुशियां बिखरी हुई थी। अति बेटा कहते हैं जो इस अंगूठी को ढूंढता है घर पर उसका ही राज चलता है, रमा आंटी ने कहा तो अति ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। जश्न ने दूध में से ही उसका हाथ पकड़ा और बोला, इस घर पर ही नहीं मेरी बेबी डॉल, इस बंदे पर भी तुम्हारी हुकूमत चलेगी। लेकिन हुकूमत बेशक से तुम्हारी हो, प्यार में मर्जी मेरी होगी। दुनिया हमेशा तुम्हारे कदमों में होगी लेकिन तुम मेरी बाहों में होगी। इतना कहकर उसने वो अंगूठी अति के हाथों में पहना दी। अति के गाल शर्म से लाल हो गए थे। जश्न का सबके सामने यूं कहना उसे शर्म की चाशनी में डूबने पर मजबूर कर गया। अंडस्को मनीषा और ज्यादा देर वहां खड़ी नहीं रह पाए और उतरा हुआ मुंह लेकर वहां से चली गई। वही दूसरी तरफ आंखों में गुस्से की आग लिए नियति रागिनी की तरफ देख रही थी। क्या कहा था आपने कि अगर मैं जश्न को छोड़कर चली जाऊंगी तो वो पागल हो जाएगा, जी नहीं पाएगा मेरे बिना और तिल तिल मरेगा मेरे प्यार में, लेकिन हुआ क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। हुआ क्या? देखा आपने कैसे उसने उस लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारा। मेरे प्यार का भूत उसके सिर से इतनी जल्दी उतर गया। मेरी याद में तड़पने की बजाय वो तो किसी और से शादी करके उसके साथ रस्में निभा रहा है। क्या कहा था उसने? हाँ, गृह प्रवेश माय फुट। वो कमरे में इधर उधर टहलते हुए बोल रही थी। उसका पूरा बदन गुस्से से कांप रहा था और बेकाबू होते हुए वो कुछ भी बोल रही थी। आज तक किसी ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की और उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे नियति अग्रवाल को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उसे जितने हल्के में लिया वो उतना पागल भी नहीं, बहुत तेज निकला वो, मेरे जाते ही उसने हमारी शादी को खत्म कर दिया। मैंने सोचा था मेरी याद में रो रो कर वो खुद खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने तो हमारी शादी ही खत्म कर दी। पर नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं चाहे जो मर्जी करूं लेकिन कोई मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। मैं किसी को भी छोड़कर जाऊं लेकिन कोई मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। वो अभी भी गुस्से में बोल रही थी। उसे यूं देखकर रागिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, शांत हो जा नियति, ये वक्त दिमाग से काम लेने का है। ऐसे खुद पर काबू खोकर हम जश्न को काबू नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर नियति ने फिर से उनकी तरफ देखा और खींचते हुए बोली, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या कहा था आपने कि मैं वापस आ जाऊंगी तो वो पागलों की तरह मेरे पीछे पीछे फिरेगा, मेरा दीवाना बनकर घूमेगा। मेरे वापस आते ही वह अति को छोड़ देगा, लेकिन हुआ क्या? उसने तो उससे शादी कर ली और अब सबके सामने उसे अपनी बीवी भी मान लिया। अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए क्या करूं? सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर प्रॉब्लम दूर करने की बजाय प्रॉब्लम को ही खत्म कर दो, रागिनी ने बड़े शातिर अंदाज से कहा तो नियति उनकी तरफ देखने लगी और फिर अगले ही पल कुछ समझते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। 59 अब मैं सोने के मूड में नहीं हूं। अति और जश्न ने सारी रस्में कर ली थी और रस्मों के बाद नाश्ता करवाकर जश्न अति को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया। उसी कमरे में जहां वो दोनों नियति के आने से पहले रहते थे। अति वहां आकर बिल्कुल हैरान रह गई क्योंकि अब वहां पर पहले जैसे नियति की एक भी तस्वीर नहीं थी, और उससे भी ज्यादा हैरानी अति को अपनी और जश्न की तस्वीरों से हुई जो सभी दीवारों पर सजी थी। पर ये तस्वीरें ली कब गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने हैरानी से जश्न की तरफ देखा जो उसे गोद से नीचे उतार खुद धोती उतार शॉर्ट्स पहनने में बिजी था। उसने ऊपर भी एक बनियान पहन ली थी जो कि वो बहुत कम ही पहनता था, और एक राज की बात ये भी थी कि अति को उसका वो चौड़ा सीना, उस पर बने एब्स और वो चमकते हुए कभी तो सबसे ज्यादा पसंद थे, लेकिन आज तो जश्न ने बड़ी बेरहमी से उन्हें ढक लिया था। जश्न ने उसे खुद की तरफ देखते हुए देखा तो उसके पास आया और बोला, कॉलेज तो आज तुम्हें जाना नहीं है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो, और इतना कहकर ही वो जाकर बेड की एक साइड लेट गया। अति उसके बर्ताव से हैरान रह गई। उसके नींदें उड़ा देने वाला शख्स उसे सोने के लिए कह रहा है। पर आप पहले मुझे ये बताइए कि ये सब आपने कब करवाया? और हमारी शादी रजिस्टर कब हुई और कैसे, क्योंकि मैं तो अभी 18 ईयर्स की भी नहीं हुई हूँ। वो कमर पर हाथ रखकर जश्न से सवाल कर रही थी।
उसकी मासूमियत भरे एटीट्यूड पर जश्न मुस्कुराया और बोला, जितना ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी था बता दिया, तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीजें आ सकती हैं, इससे ज्यादा रखने की कोशिश करोगे तो दिमाग फट जाएगा, इसलिए बेहतर है चुपचाप सो जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, वरना फिर से चक्कर खाकर बेहोश हो जाओगी। मतलब आप मुझे ऐसे कुछ नहीं बताएंगे? अति ने कहा, लेकिन इस बार तो जश्न ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अति एक पल के लिए उसे देखती रही और फिर कपड़े बदलने चली गई। बाथरूम से बाहर आकर वो धीमे कदमों से जश्न की तरफ बढ़ी और जश्न की बनियान को पकड़ उसके अंदर ही घुस गई। जश्न मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं और उसकी अंतरंगी हरकत देखता रहा। अब जब तक आप मुझे सब बता नहीं देते मैं आपके साथ ही चिपकी रहूंगी, ना खुद सोगी ना आपको सोने दूंगी। वो उसकी बनियान के अंदर से उसकी गर्दन के पास तक आकर बोली। लेकिन उसकी बात सुनकर जश्न पलटा और बोला, तुम्हारी तो सजा में भी मजा है, पर बेबी डॉल मेरा मजा तुम्हारे लिए सजा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अति को एहसास हुआ कि जश्न से यूं लिपट कर वो खुद भूखे शेर के आगे शिकार बनकर आई है। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मुझे नींद आ रही है, उसने बेचारेपन से कहा। पर अब मुझे तो नहीं आ रही। उद्धरण चिन्ह। आप बार बार ऐसे ऐसे आंखें खोलिए और बंद कीजिए, जल्द ही आ जाएगी, उसने अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए कहा। अच्छा ऐसे क्या? अति ने जवाब दिया और उसकी बनियान से निकलने लगी, लेकिन जश्न ने उसे अपनी बाहें में कस लिया और मुस्कुराते हुए बोला, पर अब मेरा मूड बदल गया, अब तो ना मैं खुद सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा। ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। ऐसे, जश्न ने कहा और उसकी गर्दन पर झुककर उसे चूमने लगा। अति एकदम से कांपने लगी। जश्न की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन पर रेंगती हुई महसूस हो रही थी। गर्दन से शुरू होकर जश्न के होंठ उसके ईयरलॉब पर जाने लगे। उसे बर्दाश्त करना अति के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अटकते हुए बोली, मुझे सोना है। उद्धरण चिन्ह। पर अब मैं सोने के मूड में नहीं हूं। कहते हुए जश्न उसकी ठोड़ी से होते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल अति के होंठ उसकी होंठों की पकड़ में आकर अलग ही दुनिया में खोने लगे। गुलाबी होंठ सुर्ख होने लगे। जश्न बड़े प्यार से उसके होंठों को अपने होंठों में लेता और फिर बहुत सॉफ्टली छोड़ देता। अति खुद भी उसका साथ देने लगी थी और एक वक्त ऐसा आया जब जश्न नहीं बल्कि अति जश्न के होंठों को चूम रही थी। जश्न का प्यार उसे काबू होने पर मजबूर कर ही देता था और उसकी खुद को रोकने की सारी कोशिशें बेकार हो जाती थी। अति के हाथ जश्न के सीने पर थे और जश्न के हाथ अति के सिर के नीचे और दोनों अब पूरे पैशन के साथ एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे। करीबन 15-20 मिनट दोनों यूं ही एक दूसरे को चूमते रहे। आखिर जब अति की सांसें बंद होने लगी तो जश्न ने उसे छोड़ा। उसके चेहरे पर छाया नूर और सुर्ख लाल होंठ बता रहे थे कि जबरदस्ती कहीं भी नहीं थी, दोनों के बीच जो भी हो रहा था वो सिर्फ प्यार था। अति अब उसकी तरफ देख रही थी और जब जश्न की नजरें वो खुद पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपनी नजरें झुका ली। जश्न जहां अपनी बेबी डॉल की मासूमियत पर फिदा था तो उसका यूं शर्मा जाना भी उसकी जान निकाल देता था। जश्न ने उसे वापस पलट कर अपने ऊपर किया जिससे वो उसके सीने पर लेट गई। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए थे क्योंकि बनियान में होने की वजह से उनके अंदर हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। अब अगर तुम सोई नहीं तो फिर नींद कैसे उड़ती है, तुम्हें ये समझाने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। जश्न ने कहा तो अति ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और इस तरह एक्टिंग की जैसे ना जाने वो कब से सो रही हो। जश्न मुस्कुराया और उसके सिर पर हल्की हल्की थपकी देने लगा। ऐसा नहीं था कि उसे सच में नींद आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसके लिए अति का सोना जरूरी था। वो नहीं चाहता था कि अति अपने दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर ले और ना ही वो अति के सामने ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे उसकी मासूमियत पर फर्क पड़े। अपनी बेबी डॉल को वो हमेशा बेबी डॉल ही बने रहने देना चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। थोड़ी देर में ही अति गहरी नींद में सो गई। जश्न ने उसे बनियान से निकालने की बजाय वो बनियान खुद पर से ही उतार दी और उसके माथे को चूमकर बेड से उठा और फिर टी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर आया। नियति रागिनी और मनीषा के साथ हाल में ही बैठी थी। जश्न भी सीढ़ियां उतरते हुए उनकी तरफ आया। जश्न को अपने सामने देखकर नियति अपनी जगह से उठी और बोली, मैंने सोचा नहीं था आप इस तरह से बदल जाएंगे। मौसम और इंसान की फितरत है बदलना, मैं बदला तो कौन सा गुनाह हो गया। गुनाहगार तो आपने मुझे बना दिया, ना चाहते हुए भी मुझ पर ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाकर। कोई इल्जाम नहीं लगाया मैंने, जो सच था वो तुम्हारे सामने है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर नियति व्यंग से मुस्कुराए और बोली, सही कहा आपने, जो सच था वो तो मेरे सामने है और मैं आज तक एक झूठ में ही जीती रही कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे बिना मर मर कर जी रहे होंगे। आपको आज भी अपनी नियति का इंतजार होगा, लेकिन आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, मुझे ढूंढने की बजाय आप तो अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहे थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और किसी के जाने से किसी की जिंदगी नहीं रुक जाती। पर आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, और अगर प्यार सच्चा हो तो कभी भुला नहीं जाता और कभी किसी और को अपने महबूब की जगह नहीं दी जाती। उसके सवाल पर जश्न चुप रहा और उसे देखता रहा। नियति उसका जवाब चाहती थी, लेकिन उसके जवाब का सबसे ज्यादा इंतजार अति को था, जो ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ी थी और जश्न और नियति की बातें सुन रही थी। दीजिए जवाब, आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, मुझ पर जान छिड़कते थे ना, मेरे दीवाने थे, तो अब आपकी वो दीवानगी कहाँ गायब हो गई, या फिर वो सब कुछ झूठ था और अब जो अति के लिए है वो भी एक झूठ ही है जो वक्त के साथ साथ एक बार फिर से बदल जाएगा। नियति ने फिर से सवाल किया, जिससे जश्न की भौहें तन गई और रेलिंग पर अति की मुठियां बेचैनी से और भी ज्यादा कस गई। 60 तुम बहुत पछताओगे। नियति ने सवाल किया तो जश्न उसे देखता रहा। उसने फिर से जवाब मांगा, लेकिन इस जवाब का इंतजार और भी किसी को बहुत बेसब्री से था और वो थी अति, जो ऊपर रेलिंग पर हाथ टिकाए खड़ी थी।
तुम्हें इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन शायद इस जवाब की जरूरत किसी और को भी है, इसलिए सिर्फ उसकी उसी जरूरत को पूरा करने के लिए तुम्हें ये जवाब दे रहा हूँ। कहते हुए जश्न ने हल्का सा ऊपर की तरफ देखा तो अति चौंक गई, पर वो डरकर पीछे भी नहीं हट सकी क्योंकि उसे भी सुनना था जश्न का जवाब। प्यार, तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे घूमता था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन जब तुम गई तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मरना तो दूर, मुझे तो बुखार तक नहीं हुआ। और तब मुझे समझ आया कि वो सब तो सिर्फ एक अट्रैक्शन थी जो वक्त के साथ कम होती गई। पर जब मैंने अति को पहली नजर देखा तो बस देखता ही रह गया। उसमें इस कदर खोया कि खुद गुमसा हो गया। उसे बस अपने साथ ले आया। उसका दूर जाने का सोचकर ही मेरी सांसें अटकने लगती है। तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन अति का साथ सुकून देता है। तुमने मुझे खुद को भुला दिया था, लेकिन उसके साथ मैं दुनिया भूल जाता हूँ। डॉट डॉट। अति और मेरे बीच क्या है वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, और ये कहीं से भी वो नहीं जो तुम्हारे और मेरे बीच था। इसकी ना मैं तुलना कर सकता हूँ और ना ही इसको माप सकता हूँ। ये बेइंतहा है। डॉट डॉट। ये मोहब्बत है जो मैं ना तुम्हें समझा सकता हूँ और ना ही किसी और को। डॉट। क्योंकि जिन्हें इसे समझने की जरूरत है वो ये अच्छे से समझ चुके हैं। डॉट डॉट। और सबसे बड़ी बात, अगर इन दूरियों का फर्क मुझे नहीं पड़ा तो इनका कुछ खास असर मुझे तुम पर भी नहीं दिखाई देता। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे बिना अकेली थी, उदास थी, बेजान थी, और वही मेरा खामोश रहना भी किसी को तड़पाने लगता है। कहते कहते ही उसने एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखा तो अति की आंखों में आंसू देखकर उसका भी दिल जलने लगा, लेकिन उसे सुकून था इस बात का कि उसका कहा एक एक शब्द सच था। उसे देखते देखते ही अति ने अपने आंसू साफ किए और अंदर चली गई। जश्न हल्का सा मुस्कुराया और नियति की तरफ देखने लगा। उसके जवाब से नियति पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसने हल्का सा व्यंग मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब बातें हैं। जब 2-4 दिन तुम उसके साथ गुजार लोगे तो तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझमें और उसमें बहुत फर्क है। वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं। और फिर तुम बहुत पछताओगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। अच्छा होगा यहाँ से चली जाओ। उसकी बात से नियति के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि जश्न उसे यहाँ से जाने के लिए कह देगा, इसलिए जल्दी से उसने अपने चेहरे के भाव बदले और थोड़ा सा जश्न के करीब आते हुए बोली, आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास रहूंगी? उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया और बोला, जिसका खुद बात बात पर बात करने का लहजा बदल जाए उसे मेरे बदलने से दिक्कत है। नियति मुंह सा बनाकर उसे देखती रही और जश्न बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला गया। रागिनी जल्दी से नियति के पास आई और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मनीषा उन्हें देखती रही और बोली, यहाँ कोई भी नॉर्मल तरीके से किसी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता है? एक वो अति है जो बात बात पर गोद में सवार हो जाती है, और दूसरी ये नियति है जो बस पतंग की तरह उड़ती रहती है। आप मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आई? जो भी कहना था वहां हाल में भी तो कह सकती थी ना, नियति खींचकर बोली। रागिनी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और नियति के सामने आकर बोली, शायद तुम भूल रही हो कि यहाँ पर दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, मुंह और एक बंद दिमाग भी है जो किसी के भी सामने जाकर खुल सकता है। ठीक है, ठीक है। कहिए क्या कहना है आपको? उद्धरण चिन्ह। मुझे तो सिर्फ कहना है, लेकिन करना तुम्हें है। जश्न की चुप्पी का मतलब है उसने तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन उसका मूड कब बदल जाए कोई नहीं बता सकता, इसलिए उसके मूड बदलने से पहले पहले तुम इस घर में अपनी जगह बदल लो। टेम्पररी से परमानेंट हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना आज तो सिर्फ उसने यहाँ से जाने की बात कही है, कल को धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, इसलिए वक्त रहते एक बार फिर से उसे और इस घर को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। रागिनी ने अपनी बात कह दी तो नियति भी सोच में पड़ गई। दोपहर का वक्त हो चला था। अति जश्न का जवाब सुनकर वापस कमरे में आ गई थी और चुपचाप सो गई थी। अब वो उठी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी। बात तो ये थी कि उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो नीचे भी नहीं आ सकती थी क्योंकि 3 तिगड़ी के मुंह वो लगना नहीं चाहती थी। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और तैयार होने लगी। वहीं दूसरी तरफ जश्न अति के सोते वक्त कमरे में आया था, लेकिन फिर उसे आराम से सोते देख वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। अति तैयार होकर नीचे आई और सीधा घर से बाहर चली गई। उसे यूं बाहर जाते देख रागिनी ने मनीषा की तरफ इशारा किया तो वो भी जल्दी से उसके पीछे पीछे भागी। अति ने ड्राइवर से उसे जश्न के ऑफिस लेकर जाने का कहा तो ड्राइवर उसे लेकर चला गया, और ये बात मनीषा ने आकर रागिनी और नियति को बता दी तो नियति ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जश्न के ऑफिस में फोन किया। अति जैसे ही जश्न के ऑफिस में पहुंची, ऑफिस देखकर ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ड्राइवर और बॉडीगार्ड सब बाहर ही रुके थे क्योंकि उसने उन्हें साथ आने से मना कर दिया था। आज वो जश्न को सरप्राइज देना चाहती थी। वो अंदर आई तो रिसेप्शन पर जाने की बजाय खुद ही जश्न के कैबिन को ढूंढ रही थी कि एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़ा और बाहर रिसेप्शन की तरफ खींचते हुए लेकर आई। अति उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की बस उसे लगातार खींचे ही जा रही थी। चोरनी, चोरनी, देखो सब कैसे चोरी के इरादे से ये चोरनी हमारे ऑफिस में घुस आई। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे कहीं की महारानी हो, लेकिन काम चोरों वाले। वो लड़की चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाना सुनकर बाकी सब लोग भी इकट्ठे हो गए और अति की अजीब सी नजरों से घूरने लगे। इसे तो हम पुलिस के हवाले करेंगे, दूसरा शख्स बोला। अति तो उनकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। उसने उस लड़की से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, कोई चोर नहीं हूं मैं, मेरा नाम अति है और मैं यहाँ जश्न जी से मिलने आई हूँ। क्यों मिलना है तुम्हें सर से, और फिर ये चोरों की तरह क्यों घूम रही थी तुम? अति कुछ कहती उससे पहले ही वो लड़की फिर से बोली, अरे इस चोरनी की बातों में मत आओ।
मैं बता रही हूँ तुम लोगों को ये पक्का कोई चोरनी ही है और अब पकड़े जाने पर बातें बना रही है। ऐसा ही है तो बताओ तुम्हें जशन जी से क्यों मिलना था? हद है, मुझे उनसे क्यों मिलना है ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अति ने भी अकड़ते हुए कहा। क्योंकि मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूं और मुझसे परमिशन लिए बिना तुम उनसे मिलना तो दूर उन्हें देख भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी और फिर पुलिस वालों को दिखाना अपनी ये अकड़। उस लड़की ने अति का हाथ एक बार फिर से पकड़कर उसे लगभग खींचकर धकेलते हुए कहा। अंदर जशन अपने कैबिन में बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो कब का बाहर आ जाता, लेकिन वो चाहता थी कि उसकी बेबी डॉल खुद से सबको जवाब दे। वो सिर्फ उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, उसकी हिम्मत बनकर उसके अंदर ही समाना चाहता था। लेकिन जब अति चुप रही तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर निकला। अति उस लड़की के धकेलने से एक पल के लिए लड़खड़ा गई थी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और उस लड़की की तरफ घूमकर उसे गुस्से से देखने लगी। उम्र में वो लड़की अति से कम 4-5 साल बड़ी होगी, लेकिन अति के एक कड़कते हुए थप्पड़ ने सब फासले मिटा दिए थे और साथ ही वहां खड़े सब लोगों की हंसी भी बंद कर दी थी। मेरे पति की पर्सनल असिस्टेंट हो तो उनकी पर्सनल असिस्टेंट ही बनकर रहो। मेरे सामने ज्यादा ओवर एक्टिंग की तो जॉब से तो हाथ धोयोगी, मुंह भी तुड़वा बैठोगी। और रही बात मेरी अकड़ की, तो जिसकी पर्सनल असिस्टेंट तुम हो, मेरी अकड़ तो उन्हें भी झेलनी पड़ती है, तो तुम क्या चीज हो? अति ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा और इतने में ही उसकी नजर जशन पर गई, जो थोड़ी दूर से उन्हें ही देख रहा था। वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर अति को घूर रही थी और बाकी सब लोग भी। जो अति ने कहा था और जिस एटीट्यूड से कहा था, उसके बाद कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जशन आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही अति उसकी तरफ आई और बोली, सबसे पहले तो अपनी पा बदलिए और हाँ, इस बार ये पोस्ट किसी लड़के को देना। जो हुक्म मेरी बेबी डॉल का। जशन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो सब हैरान रह गए और बड़ी बड़ी आंखें लिए जशन और अति को देखते रहे। एक की जॉब तो चली गई, बाकी सबको भी अपनी नौकरी गंवानी है क्या? जशन ने गुस्से से कहा तो सब एम्प्लॉय पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए, सिवाय उस लड़की के जो अभी भी गाल पर हाथ रख अति को देख रही थी। लेकिन अति ने जशन का हाथ पकड़ा और उसे तरफ बढ़ गई जहां से जशन आया था।